हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फार्मेसी AK47। मैं हूं आपका दोस्त आजू चौधरी और आज हम स्टार्ट करेंगे अपने इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस के चैप्टर 2 को, जिसका नाम है फ्लोरीमेट्री। तो फ्लोरीमेट्री क्या होती है दोस्तों? द मेथड ऑफ मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ फ्लोरिसेंट लाइट एमिटेड बाय द सब्सटेंस इज टर्म्ड एज फ्लोरीमेट्री। मतलब किसी सब्सटेंस द्वारा एमिट की गई फ्लोरिसेंट लाइट की इंटेंसिटी को मेजर करने के मेथड को हम फ्लोरीमेट्री कहते हैं। तो चलिए, फ्लोरीमेट्री को और अच्छे से समझने के लिए आपको दो चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। नंबर वन, फ्लोरिसेंस की फ्लोरिसेंस क्या होता है, और नंबर टू, फास्फोरिसेंस। तो चलिए पहले हम समझते हैं कि फ्लोरिसेंस क्या होता है। तो इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं कि जैसे आपने कभी रात में ड्राइव किया होगा बाइक से या कार से, तो आपने रास्ते में देखा होगा कि जगह जगह पर इस तरह से बोर्ड लगे हुए देखे होंगे कि प्रयागराज 88 किलोमीटर, चित्रकूट 180 किलोमीटर और झांसी 475 किलोमीटर। तो क्या होता है, जैसे ही आपकी बाइक की लाइट उस बोर्ड पर पड़ती है, तो ये जो बोर्ड का पेंट या केमिकल है, ये उस लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और उस लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद तुरंत एमिट करेगा, और एमिट करने की वजह से आपको वो बोर्ड चमकता हुआ दिखाई देता है। और यही हमारा यहाँ लिखा हुआ है कि फ्लोरेसेंस आर दोज प्रोसेस इन विच व्हेन एनी सब्सटेंस एब्जॉर्ब द लाइट then it goes from the ground state to excited state, and after going to excited state they emit the energy and the substance is shining. This is called fluorescence. मतलब जब कोई मॉलिक्यूल लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो वह कहाँ चला जाता है? ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में। और जैसे ही ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो क्या करता है? लाइट को एमिट करता है, जिसकी वजह से हमें सब्सटेंस दिखाई देता है। एंड द ड्यूरेशन ऑफ फ्लोरेसेंस आफ्टर रिमूविंग द लाइट इज वेरी लेस। इट इज़ अबाउट 10⁻⁻12 टू 10⁻⁹ सेकेंड। मतलब जैसे ही आप इस बोर्ड से आगे निकलोगे तो बाइक की लाइट इस पर से हट जाएगी। तो ऐसा नहीं होगा कि लाइट के हटने के बाद भी ये चमकता रहेगा। जैसे आप यहाँ से देख सकते हैं कि 1 सेकंड से भी कम का टाइम है। मतलब जैसे ही लाइट इस बोर्ड पर से हटेगी, वैसे ही ये चमकना भी बंद हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा फ्लोरिसेंस। अब हम बात करते हैं फास्फोरिसेंस की, कि फास्फोरिसेंस क्या होता है। तो चलिए इसको भी अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो आपको अगर याद हो तो आपने अपने बचपन में रेडियम बहुत ज़रूर देखी होगी, कुछ इस तरह से। तो इसमें क्या होता था कि जब आप इसको किसी अंधेरे कमरे में पहन कर जाते थे तो इसमें लाइट जलती थी, और इसमें बड़ा मज़ा आता था कि यार मेरी घड़ी तो अंधेरे में भी जलती है, मेरी घड़ी तो बहुत अच्छी है। तो चलिए, ये तो बचपन की बात थी। अब हम अपने पॉइंट पर आते हैं कि फास्फोरेसेंस क्या होता है। तो ये भी रेडियम वॉच की तरह कुछ इस तरह के सब्सटेंस होते हैं कि जब इन पर लाइट पड़ती है तो वे ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं और लाइट को एमिट करते हैं। लेकिन इनमें खास बात क्या होती है कि जब हम इन पर से लाइट को हटाते हैं तो ये लाइट के हटने के बाद भी कुछ देर तक लाइट को एमिट करते रहते हैं। तो कुछ सब्सटेंस 2 से 3 सेकंड तक लाइट को एमिट करते रहते हैं, और कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो कुछ घंटों तक लाइट को एमिट करते रहते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं? फास्फोरेसेंस। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? When any substance absorbs the light and goes from ground state to excited state, and after going to excited state they emit the light, and after removing of light they emit the light continuously, and this type of delayed fluorescence is called phosphorescence. तो ये हो गया हमारा फास्फोरेसेंस। तो फ्लोरेसेंस क्या होता है कि जब लाइट किसी बोर्ड या स्टिकर पर पड़ती है तो जितनी देर लाइट उस बोर्ड पर रहेगी वह उतनी देर तक चमकता रहता है। लेकिन फास्फोरेसेंस में क्या होता है कि जब तक लाइट उस बोर्ड पर पड़ रही है तब तक तो वो चमकेगा ही, लेकिन लाइट के हटने के बाद भी वो कुछ देर तक चमकते रहते हैं। तो ये हो गया हमारा फास्फोरेसेंस। तो फ्लोरेसेंस और फास्फोरेसेंस को आपने समझ लिया है। अब हम बात करते हैं कि फ्लोरीमेट्री एनालिसिस क्या होती है। तो इसको समझने से पहले हम समझते हैं कि एनालिसिस क्या होती है। तो इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे ये कोई हमारे पास अननोन सैंपल है किसी ड्रग का, तो इसकी क्वालिटी क्या है और क्वांटिटी क्या है। मतलब इसकी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस को ही हम क्या बोलते हैं? एनालिसिस। और फ्लोरीमेट्री एनालिसिस क्या होती है कि जब हम फ्लोरेसेंस और फास्फोरेसेंस की हेल्प से किसी ड्रग की कंसंट्रेशन पता करते हैं, उसकी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस फाइंड आउट करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लोरीमेट्री एनालिसिस। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? द प्रोसेस और फिनोमिना इन विच वी फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ एनी अननोन सैंपल विद द हेल्प ऑफ फ्लोरेसेंस एंड फास्फोरेसेंस, दिस इज कॉल्ड फ्लोरीमेट्री एनालिसिस। तो ये क्या है? हमारी फ्लोरीमेट्री एनालिसिस। और बात करें हम अगर इसके प्रिंसिपल की, तो इसको समझने से पहले हमें कुछ बेसिक स्टेट समझनी होगी। और वो बेसिक स्टेट्स कौन कौन सी हैं दोस्तों? सिंगलेट ग्राउंड स्टेट, डबलेट स्टेट, ट्रिपलेट स्टेट और सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट। तो चलिए इन स्टेट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। तो पहली स्टेट कौन सी है हमारी? सिंगलेट ग्राउंड स्टेट। तो इसमें क्या होता है? ए स्टेट इन विच ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन ए मॉलिक्यूल आर पेयर्ड।
मतलब सिंगलेट ग्राउंड स्टेट में क्या होता है कि किसी भी मॉलिक्यूल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, पेयर्ड होते हैं। दूसरी स्टेट कौन सी है हमारी, डबलेट स्टेट। तो डबलेट स्टेट में क्या होता है, ए स्टेट इन विच अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी मॉलिक्यूल होगा तो उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वो सब अनपेयर्ड फॉर्म में होंगे। नेक्स्ट स्टेट है हमारी ट्रिपलेट स्टेट, ए स्टेट इन विच अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ सेम स्पिन आर प्रेजेंट। तो इस स्टेट में भी सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अनपेयर्ड होते हैं, लेकिन वो स्पिन सेम तरीके से करेंगे, यानी कि उनका जो मूवमेंट होगा वो एक ही डायरेक्शन में होगा। तो ये क्या हो गया हमारा ट्रिपलेट स्टेट। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट की। तो इसमें क्या होता है, ए स्टेट इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर्ड बट दे अपोजिट स्पिन। तो इसमें भी क्या होता है कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उनका मूवमेंट कैसा होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो ये था हमारा सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट। तो आपको क्या करना है, इन चारों स्टेट को अच्छे से पढ़ लेना है। तो चलिए अब हम इसके प्रिंसिपल के बारे में और थोड़ा सा जान लेते हैं, जिससे आपको इसका प्रिंसिपल और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो जैसे मान लीजिए ये कोई हमारा मॉलिक्यूल है, तो जब ये मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट होता है तो हम सोचते हैं कि इस मॉलिक्यूल के अंदर कोई भी एनर्जी नहीं है, ये ऐसे ही शांति के साथ पड़ा हुआ है। लेकिन क्या एक्चुअल में ऐसा होता है कि इसके अंदर कोई भी एनर्जी ना हो? तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि जो मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर 3 टाइप की एनर्जी होती है। नंबर 1 वाइब्रेशनल एनर्जी, नंबर 2 रोटेशनल एनर्जी, नंबर 3 इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। और जैसे ही हम इसके ऊपर लाइट डालेंगे तो क्या होगा, इस मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ जाएगी, इसकी वाइब्रेशनल एनर्जी भी बढ़ जाएगी, रोटेशनल एनर्जी भी बढ़ जाएगी और इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी। जैसे सपोज करो कि कोई व्यक्ति है और वो क्या है, बहुत गरीब है, लेकिन अचानक से उसको कहीं से 1-2 करोड़ रुपए मिल जाए तो क्या होगा, उसका रहन सहन बिल्कुल बदल जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि उसका लाइफ स्टाइल पूरा चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ एक टर्म आती है एब्जॉर्प्शन। तो इसमें क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी विजिबल रेडिएशन कॉजेज ट्रांजिशन फ्रॉम सिंगलेट ग्राउंड स्टेट टू सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट। एज दिस एक्साइटेड स्टेट इज नॉट स्टेबल, इट्स एमिट द एक्सेस एनर्जी एंड रिटर्न टू ग्राउंड स्टेट। तो जैसे हमने अपनी प्रिंसिपल ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ा था कि जब हम किसी मॉलिक्यूल पर लाइट डालते हैं तो वो मॉलिक्यूल उस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है और कहाँ पहुँचता है, एक्साइटेड स्टेट में। और उसके बाद वो लाइट को रिलीज करता है और वापस कहाँ पहुँचता है, एक्साइटेड स्टेट में। तो एक्साइटेशन और एमिशन वेवलेंथ क्या होती है? एक्साइटेशन वेवलेंथ मतलब जब कोई मॉलिक्यूल लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो वो कहाँ जाता है, ग्राउंड स्टेट में से एक्साइटेड स्टेट में। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्साइटेशन वेवलेंथ। नेक्स्ट हम बात करते हैं एमिशन वेवलेंथ की। तो ये क्या होती है, जब मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट में पहुंचते हैं तो वो क्या करते हैं, लाइट को एमिट करते हैं और वापस कहाँ जाते हैं, ग्राउंड स्टेट में। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एमिशन वेवलेंथ। यानी कि अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो हमारे मॉलिक्यूल हैं वो ग्राउंड स्टेट में है और इस ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है B1, B2, B3 एंड B4। तो ये क्या है, इसकी वाइब्रेशनल एनर्जी है। तो क्या होता है, जब हम इनको यहाँ से एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं तो ये मॉलिक्यूल लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद कहाँ पहुँच जाते हैं, सिंगलेट ग्राउंड स्टेट से सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में। और जब ये मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं तो इनकी वाइब्रेशनल, रोटेशनल और इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। तो अब इसकी वाइब्रेशनल स्टेट क्या हो जाएंगी, B1 डैश, B2 डैश, B3 डैश और B4 डैश। तो यहाँ क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट से किस में पहुँच रहा है, एक्साइटेड स्टेट में। तो मैं अब आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि क्या ये मॉलिक्यूल हमेशा एक्साइटेड स्टेट में ही रहेंगे? तो इसका आंसर क्या होगा, नहीं। इसका मतलब ये मॉलिक्यूल हमेशा एक्साइटेड स्टेट में नहीं रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप सपोज करो कि आपके पास काफ़ी सारे पैसे हैं, तो क्या वे पैसे हमेशा आपके पास रहते हैं? नहीं, क्योंकि कभी ना कभी किसी न किसी दिन वो खर्च हो ही जाते हैं। तो जब हम इनको लाइट दे रहे हैं तो लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद ये मॉलिक्यूल कहाँ पहुँच रहे हैं, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में। लेकिन सपोज करो कि थोड़ी देर के बाद हमने लाइट हटा दी, तो अब क्या होगा, जैसे ही हम यहाँ से लाइट को रिमूव करेंगे वैसे ही ये मॉलिक्यूल लाइट को एमिट करेंगे और कहाँ पहुँच जाएंगे, सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से सिंगलेट ग्राउंड स्टेट में। और कुछ मॉलिक्यूल क्या करते हैं कि जब हम यहाँ से लाइट को हटाते हैं तो वे डायरेक्ट ग्राउंड स्टेट में नहीं पहुँचते हैं, तो वे मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट से पहले कहाँ जाते हैं, ट्रिपलेट स्टेट में। और इन मॉलिक्यूल को एक्साइटेड स्टेट से ट्रिपलेट स्टेट में आने में कितना टाइम लगता है, 10⁻⁻7 से 10⁻⁻8 सेकंड। और इन मॉलिक्यूल को ट्रिपलेट स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आने में कितना टाइम लगता है, 10⁻⁻6 से 10 सेकंड तक। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ क्या हो रहा था कि जैसे ही हम यहाँ लाइट को हटा रहे थे वैसे ही हमारा मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट से कहाँ जा रहा था, ग्राउंड स्टेट में।
मतलब यहाँ आप देख सकते हैं कि 1 सेकंड से भी कम टाइम लग रहा था एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट तक आने में। और यहाँ क्या हो रहा है, जैसे ही हमने लाइट हटाई तो पहले ये मॉलिक्यूल कहाँ गया, ट्रिपलेट स्टेट में, और फिर कहाँ गया, ग्राउंड स्टेट में। तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, टाइम ज़्यादा लग रहा है एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आने में। जैसे आप सपोज करो कि ये जो हमारी स्टेट है वो है हमारी नानी का घर, और ग्राउंड स्टेट है हमारा खुद का घर, और ट्रिपलेट स्टेट है हमारी मौसी का घर। तो जब आप नानी के घर से अपने घर आओगे तो आपको कम टाइम लगेगा, लेकिन जब आप नानी के घर से पहले मौसी के घर जाओगे और उसके बाद अपने घर आओगे तो इसमें क्या होगा, अपने घर तक आने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हमने पीछे क्या पढ़ा था कि जब कोई मॉलिक्यूल लाइट के हटने के तुरंत बाद लाइट एमिट करना बंद कर देता है, मतलब लाइट के हटने के तुरंत बाद वह मॉलिक्यूल कहाँ पहुँच जाता है, एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फ्लोरिसेंस। और जब कोई मॉलिक्यूल लाइट के हटने के बाद भी कुछ देर तक लाइट को एमिट करते रहते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फास्फोरेसेंस। तो चलिए डायग्राम तो हमने समझ लिया है, अब हम देखते हैं कि इसकी थ्योरी कैसे लिखनी है। तो पहला पॉइंट क्या है इसमें हमारा, when molecules are irradiated by light of the suitable wavelength it will absorbed and the molecules move from ground state to excited state। मतलब जब हम किसी मोलिक्यूल को लाइट देते हैं तो वो मोलिक्यूल लाइट को एब्जॉर्ब करके कहाँ पहुँच जाते हैं, सिंगलेट ग्राउंड स्टेट से सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में। और इसमें कुछ फॉलोइंग फिनोमिना होते हैं जैसे कोलिजन, डीएक्टिवेशन, फ्लोरिसेंस, फास्फोरेसेंस और इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। तो इनके बारे में आप यहाँ से लिख लेना। ये सब वही है दोस्तों जो हमने अभी डायग्राम में डिस्कस किया था, तो आप इसको यहाँ से लिख लेना। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने न्यू टॉपिक की जिसका नाम है इंटरनल एंड एक्सटर्नल कन्वर्जन। तो इंटरनल कन्वर्जन और एक्सटर्नल कन्वर्जन क्या होता है, चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। तो चलिए इसको डिटेल में समझने के लिए पहले हम अपना डायग्राम देखते हैं और इसको अच्छे से समझते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये हमारी ग्राउंड स्टेट है, और ग्राउंड स्टेट में भी हमारी 4 वाइब्रेशनल स्टेट्स होती हैं, B1, B2, B3 एंड B4। तो ये क्या है, हमारी वाइब्रेशनल स्टेट्स हैं, क्योंकि इनमें कोई मॉलिक्यूल हमारा यहाँ B1 स्टेट में प्रेजेंट हो सकता है, कोई यहाँ प्रेजेंट हो सकता है, कोई यहाँ और कोई यहाँ, ठीक है। और जब ये मॉलिक्यूल लाइट या एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं तो ये मॉलिक्यूल कहाँ पहुँच जाते हैं, एक्साइटेड स्टेट में। तो यहाँ भी क्या है, ग्राउंड स्टेट की तरह 4 वाइब्रेशनल स्टेट्स होती हैं जैसे B1 डैश, B2 डैश, B3 डैश और B4 डैश। और सेम इसी तरह से यहाँ भी हमारी एक स्टेट होती है ट्रिपलेट स्टेट, इसमें भी 4 वाइब्रेशनल स्टेट्स होती हैं, B1 नोट, B2 नोट, B3 नोट और B4 नोट, जैसे आपने अभी पीछे पढ़ा था। तो चलिए हम अपनी ग्राउंड स्टेट पर चलते हैं। तो जैसे ये जो यहाँ हमारे मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं, तो जब हम इन पर लाइट डालते हैं तो क्या होता है, ये मॉलिक्यूल इस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और कहाँ चले जाते हैं, एक्साइटेड स्टेट में। और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी दोस्तों कि जो मॉलिक्यूल जितनी ज़्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है वो उतना ही ऊपर उठता है। जैसे माना ये जो हमारा मॉलिक्यूल है इसने सबसे ज़्यादा लाइट को एब्जॉर्ब किया है, सबसे ज़्यादा लाइट को एब्जॉर्ब किया तो ये कहाँ पहुँच गया, यहाँ टॉप पर। और इस वाले मॉलिक्यूल ने कुछ कम एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है तो ये कहाँ पहुँचेगा, यहाँ। और इस वाले मॉलिक्यूल ने कुछ और कम एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है तो ये कहाँ पहुँचेगा, यहाँ। उसी तरह से ये वाला मॉलिक्यूल हमारा कहाँ पहुँच रहा है, यहाँ। और जब हम यहाँ से लाइट को हटा देते हैं तो क्या होता है, ये जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं वो लाइट को एमिट करके कहाँ पहुँच जाते हैं, ग्राउंड स्टेट में। और जब ये तुरंत ग्राउंड स्टेट में पहुँच जाते हैं, मतलब जैसे ही हमने लाइट हटाई वैसे ही ये चमकना बंद कर देते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, फ्लोरिसेंस। और जब ये मॉलिक्यूल लाइट बंद होने के बाद पहले ट्रिपलेट स्टेट में जाते हैं और फिर ग्राउंड स्टेट में जाते हैं, मतलब ये लाइट हटने के बाद भी कुछ देर तक चमकते रहते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फास्फोरेसेंस। तो माना ये कोई हमारा मॉलिक्यूल है हायर एक्साइटेड स्टेट B4 में, तो क्या होता है जब ये मॉलिक्यूल लाइट बंद होने के बाद एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में आता है तो ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि ये सीधा B4 से B1 में आ जाए, क्योंकि इसको B4 से B1 में आने के लिए पहले B3 में आना होगा, फिर B2 में, और उसके बाद यहाँ आएगा B1 में। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि पहले ये मॉलिक्यूल हमारा B4 से B3 में जा रहा है, फिर B3 से B2 में, और फिर B2 से B1 में जा रहा है। तो ये जो यहाँ एक्साइटेड स्टेट में कन्वर्जन हो रहा है B4 से B3, B3 से B2 और B2 से B1, मतलब यहाँ हायर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट का लोअर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में कन्वर्जन हो रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल कन्वर्जन। उसी तरह से जब ये मॉलिक्यूल सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से ट्रिपलेट स्टेट में आता है तो इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, इंटरनल कन्वर्जन। और यहाँ भी जब कोई मॉलिक्यूल ट्रिपलेट स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जाता है तो पहले वो B4 नोट से किस में जाएगा, B3 नोट में,
और फिर B2 नोट में और उसके बाद B1 नोट में। तो ये भी क्या है हमारा इंटरनल कन्वर्जन। और जब ये मॉलिक्यूल यहाँ B1 नोट से ग्राउंड स्टेट में जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल कन्वर्जन। उसी तरह से यहाँ भी जब कोई मॉलिक्यूल B1 डैश से ग्राउंड स्टेट में आता है तो इसको भी हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल कन्वर्जन। तो दोस्तों ये था हमारा एक्सटर्नल एंड इंटरनल कन्वर्जन, और इसकी थ्योरी आप यहाँ से लिख लेना। यहाँ भी वही लिखा हुआ है जो मैंने अभी आपको डायग्राम में बताया था। तो मिलते हैं आपसे जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।